वहाँ पर मत देखो वीडियो में, यहाँ देखो, हमारी तरफ देखो। है कि त्रिभुज निकालने का एक सूत्र तो आप पढ़े होंगे पहले। वह सूत्र क्या, तो फार्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या बोलिए तो ऐसे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही वाला फार्मूला पढ़े थे ना आप। लेकिन यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, तो इस त्रिभुज में आप बेस तो किसी को मान सकते हो, चाहे एम को मान लो बेस आधार मान लो, चाहे एम आर को मान लो आधार, चाहे ए आर को आधार मान लो, किसी को भी मान सकते हो आधार। लेकिन क्या आधार जिसको मानोगे तो क्या उस पर उसके सम्मुख शीर्ष लंब है? नहीं है ना, तो अर्थात ऊंचाई इसका नहीं पता है। हम इस फार्मूले का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज तभी कर पाते जब हमें इस त्रिभुज में आधार के साथ साथ ऊंचाई भी पता रहता। लेकिन इस त्रिभुज में तो हमको केवल आधार पता है, ऊंचाई तो पता ही नहीं है, इसलिए यह वाला फार्मूला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब कौन सा फार्मूला उपयुक्त है इसी को बताने चल रहे हैं कि कौन सा फार्मूला हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करेंगे। ओके, डस्टर कहाँ है? तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा भी है। इसके लिए फार्मूला क्या है, जब हम जब कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज हो और उनका माप दिया हुआ हो, उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप अलग अलग दिया हुआ हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए यही फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, करणी बोलते हैं या अंडर रूट बोलेंगे। अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। इस फार्मूले का यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले जरूरी ये है कि समझना इसमें कौन एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो हम सबको बारी बारी बताते हैं कौन क्या है। सबसे पहले समझिएगा ए, बी और सी को क्या है। ए जो होता है इसको मान लीजिए आप उसका त्रिभुज का प्रथम भुजा। कौन भुजा? प्रथम भुजा कह सकते हैं या बोल दीजिए पहली भुजा। क्या बोल सकते हैं? ठीक। इसमें जो बी है, बी जो है त्रिभुज की दूसरी भुजा है। कौन भुजा है? दूसरी भुजा। और सी जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा है। ओके, तो समझ में आया ना। ए, बी और सी क्या है? ए, बी और सी क्या है? त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। और आप देखिए तब तो आपको ए, बी, सी का मान आपको पता है। इस त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाएं दी गई कि नहीं दी गई हैं, तो इसे लिख सकते हैं ना। लेकिन कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसमें से तीन भुजाएं तहत किसको ए मान है, किसको बी मान है और किसको सी मान है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बाध्य नहीं किया गया कि आपको इसी को ए मानना है, इसी को बी मानना है, इसको सी मानना है। तुम इसमें किसी को भी, किसी भी भुजा को ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो और किसी को भी सी मान सकते हो। लेकिन एक भुजा को अगर ए मानना है तो उसको ए ही मानेगा। नहीं कि उसी को ए मानना है, उसी को बी मानना है, उसी को सी मानना है, ये नहीं करना है। एक भुजा को एक ही बार आपको मानना है। जैसे मान लीजिए हमने 8 को मान लिया भुजा ए है, पहली भुजा, तो ए बराबर हो जाएगा 8 है। इसको मान लीजिए दूसरी भुजा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और उसके बाद 10 क्या मान लीजिए तीसरी भुजा को, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए, बी, सी जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जिसमें आप किसी को भी ए मान सकते हैं, तो उसके बाद किसी को बी मान लीजिए, किसी को सी मान लीजिए। जैसे हमने माना 8 को ए माना, 6 को बी माना और 10 को डी माना, नहीं सी माना, तो आप ऐसे ही मान सकते हैं। 10 को आप ए मान लीजिए, 8 को बी मान लीजिए, 6 को क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए। ठीक है ना। उससे सवाल में कोई गलती नहीं होने वाला है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो ए, बी और सी क्या होती है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। उसमें किसी भुजा को प्रथम मान सकते हैं, किसी को द्वितीय मान सकते हैं, किसी को तृतीय मान सकते हैं। अर्थात पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, किसी को भी माना जा सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो अब बारी आती किसको समझनी, कौन अक्षर बाकी रह गया है? एस। एस जो होता है, यस जो होता है, वह इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो एस बराबर हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
क्या हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, तो मान लीजिए एक शब्द आया है अर्ध परिमाप, लेकिन इसके पहले आपने एक शब्द पढ़ा होगा परिमाप। क्या पढ़ा है? परिमाप किसका क्या होता है? जो भी आकृति होती है उसके तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ देते हैं, मतलब 3 भुजा वाली आकृति हो, चाहे 4 भुजा वाली आकृति हो, या 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, कितनी हूँ भुजा वाली आकृति है, अगर उसको हमें परिमाप बताना है तो हम क्या करते हैं? उस आकृति के सभी भुजाओं के माप को क्या कर देते हैं? एक में जोड़ देते हैं, तब इन परिमाप होता है। लेकिन यहाँ परिमाप नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। जैसे आप जब परीक्षा देते हैं तो एक परीक्षा आता होगा, उसी में अर्धवार्षिक परीक्षा आता है ना। अगर आपके विद्यालय में 3 परीक्षाएं होती हैं तो एक त्रैमासिक होता है, एक अर्धवार्षिक होता है, एक वार्षिक होता है। तो जो तो एकदम बीच में होता है, आधा पढ़ने के बाद होता है सिलेबस को, वही ना अर्धवार्षिक होता है। वैसे ही त्रिभुज का परिमाप हमको निकालना और अर्ध परिमाप निकालना है, तो इसका मतलब इसके परिमाप का क्या? आधा। परिमाप का क्या हुआ? आधा। तो अब बताइए, हम परिमाप निकालेंगे और उसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो परिमाप का आधा करिए तो परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप वही होगा कि इस तीनों भुजाओं को एकदम क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो ए को, बी को और सी को एक जोड़ दीजिए, और उसके बटे आधा करना तो उसके बटे कितना कर दीजिए? 2। अब ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये फार्मूला समझ में आया ना? अब क्या करेंगे हम? अब इसी के आधार पर, हम इस फार्मूले के आधार पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समझ में आया ना? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज हमारा क्या है? RAM, यही ना त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज RAM का क्षेत्रफल। ओके, अब हम आ रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। ठीक, पहले फिर बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया है? यह इस फार्मूले का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज तभी करेंगे जब हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या रहेंगी? पता रहेंगी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता रहेंगी तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस फार्मूले के द्वारा। ठीक, और इस फार्मूले में 4 अक्षर आए हैं, A, B, C और S। समझने की आवश्यकता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एस क्या है, और उन सबको बता दिया गया है। ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जिसमें किसी को आप ए मान सकते हैं तो किसी को जो बी मान सकते हैं, किसी को सी मान सकते हैं। और एस क्या है? उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, उसका अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना सबके माइंड में? अब जो है हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इसका मतलब हमको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा ना। अब इस फार्मूला का यूज करना है तो हमें किसका किसका मान पता होना चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे इस फार्मूले से ए का, बी का, सी का और एस का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज RAM का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम पहले ए का, बी का, सी का और एस का मान लिख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आई बात है? तो चलिए, अब ए बराबर हमको बताना है। ए बराबर माने तो हमने बोला था ना, त्रिभुज में किसी भुजा को आप पहली भुजा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। किसको माने हम? ए, बताइए। 8 को। चलिए, हम ए बराबर मान लीजिए 8। तो 8 क्या है? ये मीटर, एक सेंटीमीटर है, मीटर। 8 AM लिख दीजिए। ओके, उसके बाद हम मानेंगे बी। अब बी को भी कोई मान सकते हैं, आप बी को भी कोई मान सकते हैं। तो बी जो है क्या माने हम? 6। चलिए, हम बी को क्या मान लिए? 6 मीटर। अब ये सी बचा है, तो सी बराबर क्या मान लें हम? 10 मीटर। ओके, अब ए मिल गया आपको, बी मिल गया और क्या मिल गया? सी। हमें इसी में रखना हमको ए बी सी का मान। तो और किसका मान हमको चाहिए अभी? एस का। तो एस का मान निकालते हैं। एस का मान निकालिए। तो एस का मान निकालना है तो हमको एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ना। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते? त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ के उसमें 2 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आप त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। आप कौन कौन जोड़ेंगे? 8 को, अब बी कितना है? 6, 80 कितना है? 10, सबको जोड़ दिए। इसमें कितना से भाग दे दिए? 2 से। अब जोड़ते हैं, कितना आया? 8 6 14 और 10 24। 24 से कितना आया? 2। अब भाग दें कितना आ जाएगा? 12। मीटर, मीटर में सब है ना, तो मीटर हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अब जो है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको अलग थोड़ा कर दें नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो। ये फार्मूले के बारे में केवल पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ नीचे दिखेगा ना सबको, तब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब फार्मूला लिखेंगे। इसमें क्या फार्मूला है? यस
यस माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब मान रखा जाए। देखिए क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो एस का मान कितना आया हुआ है? 12 मीटर आया। तो मीटर नहीं लिखना है क्योंकि अब फार्मूले में रख रहे हैं ना, तो उसको नहीं लिखना है। एस का मान 12 मीटर। यहाँ भी एस है तो यहाँ भी कितना रखेंगे? 12। ब्रैकेट थोड़ा और छोटा बना लेते हैं, कंफर्टेबल रहेगा। 12 माइनस ए का मान कितना है? 8 है। फिर से उसके बाद अगले ब्रैकेट में फिर एस है, एस का वैल्यू कितना रखेंगे? 12 माइनस बी का वैल्यू कितना रखेंगे? 6। फिर अगले ब्रैकेट में एस की वैल्यू कितना रखेंगे? 12 और फिर सी का वैल्यू कितना रखेंगे? 10। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यू को, मान को कैसे पुट कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना? जो अक्षर जिस स्थान पे है उसी स्थान पर हम उस अक्षर का मान रख दिए, तो ऐसे लिखा गया है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आते हैं अब फिर लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट लिखते हैं। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है? ब्रैकेट्स ना। कौन सॉल्व करेंगे पहले? ब्रैकेट। और जानते हैं जब ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो कौन सा चिन्ह बताया गया है? गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 12। अब ब्रैकेट हम हटाएंगे, सॉल्व करेंगे तब ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ चिन्ह कौन सा लिखते हैं? 12 और ब्रैकेट के बीच में गुणा का। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। वेरी गुड। फिर गुणे। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। बहुत अच्छे। फिर से गुणे। अब अरे भाई दो ब्रैकेट है ना, बीच में कोई नहीं चिन्हित, क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। अब फिर 12 में से 10 घटाएंगे, 2 बचेगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? अब देखिए, अब क्या करना है? सभी का जितने भी लिखे हुए हैं सबका हम फैक्टर कर लेंगे। सबका क्या कर लेंगे? फैक्टर करेंगे। सभी अंकों का जिनका फैक्टर होने लायक है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर करने के लिए बताया ना, नहीं वैसे कर पाते तो आप एलसीएम निकाल लीजिए उसका। 2 से पहले काटिए, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 कन्ने 3। तो किससे किससे कटा है? 2 से 3 से ना। अब 12 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अरे भाई ये 12 लिखा गया है, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, सच ये है। ये 12 लिखा गया है। कैसे? गुणा कर, ये 2 दूनी 4 तिहाई, ये 12। इसको मान लीजिए हमको सब इसको कपड़ा वपड़ा सब पहना दिए, ठीक है, ऐसे हो गया, रूप बदल गया उसका, ऐसे समझो। तो ये वास्तव में 12 लिखा है। हम तरीका अपना, क्योंकि हमको करणी को देख रहे हैं ना, करणी को हमको सॉल्व करना है, इसलिए हमको इसको फैक्टर करना पड़ा। तो 12 का हमने फैक्टर किया तो आया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब फिर से आ जाइए, फिर गुणे, ये है गुणा, ठीक। अब क्या है? 4। तो 4 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? 4 को आप क्या लिख सकते हैं फैक्टर में? 2। वेरी गुड, 2 गुणे 2। फिर से आगे आपका गुणा। 6 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर में? 2। बहुत अच्छे, 2 गुणे 3। फिर उसके बाद क्या बचा है? 2। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अब देखिए, अब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले हैं सबको एक एक पास पहले लिख लें। तो पहले 2 2 को है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि हम यहाँ पर इनको एक साथ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ऐसे करिए ना, 2 गुणे 3 गुणे 4, चाहे ऐसे करिए 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 तिहाई, अच्छा दूनी कितना है बच्चों? तो ये देखना, तब 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बताना, 2 दूनी 4 तिहाई। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे करके देखते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करिए, जो 2 2 था हम सिस्टमेटिक ढंग से लगाने के लिए सभी 2 को क्या कर लिए? एक पास कर लिए। अब कौन अंक है इसमें जो फैक्टर में आया है? 3। तो 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 बार लिखिए, गुणे 3 गुणे 3। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसके बाद अब क्या करना है? अब करणी है तो करणी तभी हटेगा ना जब अंदर के सभी जो लिखे गए अंक उनका जोड़ा जब बन जाएगा। गुणा गुणा फैक्टर हुआ है, जब उनका जोड़ा बनेगा तो करणी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। मतलब वो करणी से बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं जोड़ा बनता है तो करणी के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ देखिए, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा कितने का होता है? 2 2 का होता है ना। तो 2 2 का जोड़ा बनाइए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और ये 3 3 का जोड़ा हो गया। एक है कि नहीं है? अब देखिए, जितने भी लिखे गए थे सबका जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? अब जिसका जिसका जोड़ा बन गया उसको एक बार बाहर लिख लीजिए। यहाँ 2 का जोड़ा बना है ना, 2 बाहर कर लीजिए। फिर गुणे, एक और 2 जोड़ा में है ना,
ये तो दो फिर से बाहर लिखिए। अब ये नहीं कि जोड़ा में बना है तो दोनों को बाहर लिखना है, एक ही बार लिखना है, एक ही लिखना है। जो जोड़ा रहेगा तो को लिख देना है। दो का जोड़ा है तो दो लिख दो, फिर दो का जोड़ा है तो फिर दो लिख दो, फिर गुणे, फिर दो का जोड़ा है तो फिर दो, फिर किसका जोड़ा है, क्या लिखाएगा तब, 3। इसके मतलब तो अंदर कुछ बच्चा ही नहीं बिना जोड़ा वाला, कुछ बच्चा है, इसका मतलब करणी जो है खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है, गुणा कर लीजिए। 2 का 2 में 2 दूनी, 4 का 2 में 4 दूनी, 8 का 3 में 8 त्रिक 24। ये किस में लिखा गया था इन सभी का, भुजाओं का मान मीटर में ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। और कभी भी क्षेत्रफल लगा निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, इसलिए इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इस प्रकार से यही क्या हो जाएगा, इस RAM त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत।